हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में 13 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट तक मैंने हर एक शिफ्ट का मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। और आज मैं 13 फरवरी को सेकंड शिफ्ट को सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस तरह के क्वेश्चन पहले देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई नंबर है जिसमें पहले 40% को उसमें इंक्रीज किया गया है, तो अब वो जो 40% इंक्रीज करने के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ है उसमें से 25% रिड्यूस करने पे जो नंबर प्राप्त होगा वो ओरिजिनल नंबर, मतलब जो जिसमें से 40% इंक्रीज किया गया था वो नंबर अब जो फाइनली नंबर जो प्राप्त हुआ है वो उससे कितने ज्यादा अधिक है, कितने परसेंटेज अधिक है, यही कह रहे क्वेश्चन। मैंने माना कि ओरिजिनल नंबर जो है वो 100 ही है। अब इस पे कितना परसेंट का पहले इंक्रीज हुआ है? 40%। और 100 पे 40% इंक्रीज हुआ, इट मीन 40 इंक्रीज हुआ, तो नंबर कितना बन गया? 140। अब यहाँ पे डिक्रीज कितना होता है? तो 25%। 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो 140 का 1/4 कितना होता है? 35। इसका मतलब क्या हुआ कि 140 में से 35 रिड्यूस हो गया था, कितना बचा? 105। अब देखो ये जो ओरिजिनल नंबर है, अब जो ये फाइनली नंबर निकला है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 5 का। 5 क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। किस पे हुआ है? तो 100 पे। तो 5 इंक्रीज हुआ है किस पे? 100 पे। तो कितना हो गया? 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप ए बी फॉर्मूला पे भी बना सकते हो। क्या होता है ए बी फॉर्मूला? तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ए यहाँ पे कितना है? तो ए है प्लस 40, क्योंकि 40 बढ़ाया जाता है, और बी कितना है? तो -25, क्योंकि 25 घटाया जाता है। यहां से मैं लिख सकता हूं ए प्लस है 40, बी कितना है? माइनस है। अब यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस। अब यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा? 40 इंटू 25/100। 25 4 जा 4, 10 जा, ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 5%, जो कि इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एवरेज से क्वेश्चन लिया गया है। एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 30 है। 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? ये 35 है। तो पूछ रहा है कि सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। देखो 30 वस्तुओं का कितना है? 30 है। और उसके बाद क्या पूछा है? तो शेष वस्तु, तो टोटल 60 वस्तु है जिसमें से 30 वस्तु का 30 है, तो बचा कितना वस्तु? 30। इसका कितना है? 35 है। और एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। नंबर ऑफ टोटल कितना है? तो 60 ही है टोटल। 60 वस्तुओं को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। यहाँ पे देखो तो 30 इंटू 30 900, ये प्लस कितना हो जाएगा? 105 पे 0 डिवाइड 60 बाई 60, 0 से 0 चला गया। अब ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा 30, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12.65 जा 30, कितना आ गया? 32.5 रुपीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः रेशियो कितना कितना दिया है? 12:17 रेशियो में दिया गया है। कुल गेंदों की संख्या कितना है? 116 है। यहाँ पे टोटल रेशियो में कितना है? तो 29। 29 का वैल्यू कितना है? 116। ये कितने टाइम्स जा रहा है? 4 टाइम्स। तो पीली गेंद कौन है? ये 17। तो 17 को 4 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 64।
8, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी एक ट्रेन रेलगाड़ी जिसकी खुद की लंबाई 420 है एंड प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 580 है। तो अगर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, इट मींस ये होगा कि उसकी खुद की डिस्टेंस एंड प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को उसे कवर करनी पड़ेगी ट्रेन को। मान लो ये 580 मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये 420 मीटर की क्या है, ट्रेन है। तो अगर ये ट्रेन इसको कवर करेगी तो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को उस ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 420 प्लस 580, कितना हो जाएगा ये 1000। अब डिस्टेंस मिल गया, कितना है 1000। इसी दूरी को वो किस स्पीड से, तो 120 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो, सारे के सारे ऑप्शन किस में दिया गया है, सेकेंड में दिया गया, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है तो अब मुझे चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में, इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। अब यहाँ पे देखो 6 2 जा 6 3 जा, अब ये 25 जा 100 चला गया, ये 3 ऊपर जाएगा, कितना बचेगा 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझना कि ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म की दूरी को कवर करेगी, इट मींस ट्रेन खुद की दूरी एंड प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को कवर करेगी। तो डिस्टेंस जो यहां से निकलेगा वो ट्रेन की जो लेंथ है वो एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर डिस्टेंस निकल पाएगा। जो कि मैंने यहाँ पे क्या, ट्रेन की खुद की लंबाई 420 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 580 मीटर है, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 1000 मीटर। ये हमारा क्या मिल गया, टोटल डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को ट्रेन किस स्पीड से कवर कर रही है, 120 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ हो और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है और मुझे चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में, इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5/18 से। और 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 6:1 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो H1 है, ये B1 B2 इंटू H2 है। इसी का रेशियो क्या दिया है, 6:1। हाफ से हाफ चला गया, क्या बचा, B1 H1 B2 H2। तो B1 कितना यहाँ पे 3 और इसका कितना है 2 और H1 और H2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 3 2 जा, तो यहां से क्या मिल गया, 4/1 इज इक्वल टू H1/H2। ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। 4/1 है तो रेशियो में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 4:1। इजी क्वेश्चन था। मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरी क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या है। संपूर्ण यात्रा वो कितने किलोमीटर ये कवर किया है,
तो टोटल डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 20 प्लस 36 56। और टोटल आवर कितना है, तो 5 प्लस 3 8। तो 26 में 8 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा उसका एवरेज 7 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन, यदि 6 लगातार सम संख्या का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो 6 लगातार सम संख्या, अगर मैंने मतलब पहली जो सम संख्या वो a है, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगा, a प्लस 2, तीसरी a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, 1 2 3 4 5, a प्लस 10, 6 आ गया। ये 6 इवन नंबर है। अब इसकी औसत कितना है, 11 है। यहाँ पे देखो, एक तो बेसिक तरीका है कि यहाँ पे फिर क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर a का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एवरेज निकालना है तो सबको ऐड करो, a प्लस 2 प्लस a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 प्लस a प्लस 8 प्लस a प्लस 10। टोटल नंबर कितना है, तो 6 है। इसका वैल्यू कितना है, 11 है। तो a प्लस ऊपर टोटल ऐड करने पे कितना हो जाएगा, a प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30 इज इक्वल टू 11 6 66। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी a कितना है, a 1 2 3 4 5 6 a है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6a का वैल्यू 66 माइनस 30 36। यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका भी देख लो। एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म। तो यहाँ पे अगर ऑड नंबर रहता तो फिर मिडिल टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, इवन नंबर। 6 क्या है, तो इवन नंबर है, इसीलिए यहाँ पे कोई मिडिल टर्म एक तो बन नहीं रहा है। यहाँ पे देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, मतलब एवरेज जो होगा इन्हीं दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे एवरेज होगा। और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है। ये 11 है, तो इससे जो नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट होगा वो कौन सा नंबर हुआ होगा, 12। तभी एवरेज, क्योंकि हर एक नंबर क्या है, इवन नंबर है। 12 ये क्या हुआ होगा, ये 14 और ये 16। वैसे पीछे जाऊं तो 11 से जस्ट 1 पीछे क्या होगा, 10, 10 से फिर 2 पीछे 8, और 8 से पहले जस्ट पहले कौन सा इवन नंबर होता है, 6। क्या पूछे, सबसे छोटी संख्या, जो कि सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे 6 है। एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए सामान्य कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आर का जो है एक दिन में 4 घंटे काम करके कितने दिन में करता है, 12 दिन में। 12 दिन में कितने काम करते हैं, तो 4 घंटे पर डे क्या, तो 12 चौक 48। ए का क्या है, तो ए पर डे 8 घंटे काम करते हैं, 9 दिन तक, या कितना हो गया, 72, 9 8 से 72। अब यहां से दोनों का टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। और एलसीएम कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे नंबर दिया गया तो उसमें सबसे बड़ी वाले नंबर को देखना है, जो कि यहाँ पे कौन है, 72 है। 72 जो कि 48 से डिविजिबल नहीं है, तो 72 का फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है, 144, जो कि 48 से भी डिविजिबल है एंड 72 से भी डिविजिबल है।
तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया 144। 48 3 जा कितना होता है 144 एंड 72 2 जा कितना होता है 144। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दिन में 2 घंटे कार्य करके एक दिन में अगर दोनों काम करता है तो कितना काम करेगा 3 + 2 5। 1 डे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा इसका 5। लेकिन कितने घंटे काम करते हैं 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा ये 10। दोनों मिलकर उसी कार्य को, काम क्या है 144, कौन करेगा तो 10। आर तथा ए दोनों मिलकर 2-2 घंटे काम करते हैं पर डे। तो एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं 5 काम कर सकते हैं, और डबल करेगा तो 10। अब यहां से काट दो 2 5 जा 72 जा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 72/5 विंटेज, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S6 एंड S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है। S2, S6 एंड S7। S2 का कितना है 15%, S6 का 6 कहाँ पे यहाँ 14% एंड S7 कितना है 25%। यहाँ से देख लो ये कितना आ जाएगा 15 + 14 29, 29 + 25 54%। औसत है किसका है, टोटल कितना है 700, तो 700 का 54% कितना होगा 7 4 जा 28, 2 7 5 जा 7 5 जा 35 + 2 37। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसको 3 है औसत पूछा तो 3 से डिवाइड कर दो। 1 3 2 जा 3 6 जा कितना आ गया 126। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। टोटल देखो यहाँ पे S2, S6, S7 का मुझे औसत वार्षिक एवरेज मुझे निकालना है। टोटल कितना है 700 सेंटीमीटर। तो S2, S6 और S7 का परसेंटेज को सबसे पहले मैंने क्या कर दिया ऐड कर लिया, जो कि कितना हुआ 54%। अब टोटल 700 का 54 निकालना पड़ेगा, तो 700 का 54 कितना आ गया तो 378। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होता एवरेज निकालना है। एवरेज यहाँ पे किसका निकालना है तो 3 नंबर का निकालना है S2, S6 एंड S7। इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ा 3 से डिवाइड करना पड़ा। अगर 4 नंबर का निकालना होता तो किससे डिवाइड करना पड़ता 4 से डिवाइड करना पड़ता। 3 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 126, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 निवेश के लिए साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते तथा उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ पे टाइम के ड्यूरेशन पूछ रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे देखो जो अमाउंट जिसके साथ दोनों ने व्यापार शुरू किया था वो कितना है 66,000 एंड 84,000। अगर मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिखूं तो ये 000 से 000 चला गया 6 से, तो 6 11 जा 6 14 जा ये भी चला गया। अब क्या है तो इसको जो ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ टाइम यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है कितना 11:9। तो प्रॉफिट कब होते हैं जब इन्वेस्टमेंट लगाते हो जितने दिन के लिए, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस को काउंट करते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इनके रेशियो के इक्वल हो, इनके इक्वल के रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर ये XY है तो क्या हो जाएगा 11/14 XY। इस किसके इक्वल है ये 11/9 का इक्वल है। 11 से 11 चला गया कितना बचा ये 14:9। ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों कट गया, बचा को नीचे वाला जो कि ऑप्शन नंबर 1 है।
इसका एक बेसिक तरीका है जिसमें एक्स वाई मान के बनाओगे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं था। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में इसको देखते ही 000 से 000 हटा दिया। क्या बचा यहाँ पे 11:14। अब देखो 11:14 में वो क्या कर रहा है, तो ये अपना अमाउंट को बिजनेस में लगा रहा है। एक्सपेंडिचर उसका इतना है, टोटल अमाउंट। अब वो प्रॉफिट किस रेशियो में कमा रहा है, 11:9 में। मतलब ये जैसा था वैसे ही, जिस रेशियो में इसने लगाया था उसी रेशियो में ये प्रॉफिट भी ले रहा है। और ये 14 था, इसका 14 था और ये 9 की रेशियो में ले रहा है। तो पूछ रहा है क्या कि टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 14:9, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही इसके रेशियो का इक्वल होता है। इन्वेस्टमेंट तो मुझे दिया है, टाइम तो पता नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को लिख लिया, इसके इक्वल में प्रॉफिट को कर दिया। यहां से निकल गया, 11 से 11 चला गया, 14/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1400 लड़की तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी के प्रतिशत कितना है। देखो इसका कितना है, 1400, ये 900। 52% लड़के ने उत्तीर्ण किया तो फेल कितना किया, 48%। इसका 48%। और 68% लड़कियां किया तो फेल कितना किया, तो 32%। ये होगा ना, यहाँ पे 52% अगर पास कर जाता है तो फेल कितना करेगा, 48%। और लड़कियों में कितना, 68% अगर पास कर जाती है तो फेल कितने करेगी, 32%। फेल का ही प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो इसका 48% परसेंटेज से 00 चला गया। अब इसको मल्टी 14 इंटू 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 इंटू 32। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, इन दोनों का सम कर दो पहले। तो 14 इंटू 48 प्लस 9 इंटू 32, और टोटल कितना है, तो 14 प्लस 9, क्योंकि 00 से 00 पहले ही हटा दिया है। तो 14 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 672 प्लस इसका कितना आ जाएगा, 9 to 18, 288। नीचे कितना हो जाएगा, 23। अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 8 + 2 10, 8 + 7 6, 15 + 1 16, 960/23। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 41.73 739 ... इसको मैं लिख सकता हूं 41.74%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखो ऑप्शन भी बहुत दूर दूर से है। इसको मैं एक डेविएशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकता था। चलो मैं डेविएशन मेथड से भी इसको दिखला देता हूं, कैसे इसको डेविएशन मेथड से आप बना सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पे कितना है, 32%, और यहाँ पे कितना है, 48%। तो 32 यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी इसको 48 को मैं 32 + 16% लिख सकता हूं। 32 + 16 = 48। यहां तो ऐसे तो लिख सकता हूं ना 48 को, 32 + 16। तो यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32। इसका मतलब ये हुआ कि 32% तो होगा ही, लेकिन इससे कितना ज्यादा है, 16। तो 16 किससे ज्यादा है, 16 इंटू 14/14 + 9 23। अब इसको भी करोगे कैलकुलेशन तो 41.74% ही आएगा, कर लेना ये भी। तो डेविएशन से भी ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, नहीं तो ये लॉन्ग मेथड वाला तो है ही। यदि P/Q का वैल्यू 7/8 है तो क्या पूछा है, P² / Q।
यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, पी की जगह क्या रखना है 7, तो 7 का स्क्वायर बाई क्यू कितना है 8, क्यू का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बाई पी 7, ये कितना हो जाएगा 49 बाई 8 इज टू 64 बाई 7। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीपल होगा, ये क्या बन जाएगा 7 का क्यूब एंड 8 का क्यूब, तो 343 इंटू 512, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक चार्ट दिया गया है जिसमें P1 से लेकर P7 तक के आयात को कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, और कुल आयात कितना है तो यहाँ पे दिया गया है। तो आइटम P6 का आयात कितना है, तो P6 का परसेंटेज कितना है, P6 का 21%, किसका 21% का, तो टोटल का, और टोटल है कितना, तो 3, इसमें कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका कितना परसेंट, तो 21%। डबल जीरो हटा दो तो कितना हो जाएगा, ये 63 आएगा, और एक ही ऑप्शन में कितना है 63 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे P6 का वैल्यू पूछा है, P6 का परसेंटेज कितना है 21%, और मजे की बात यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3 है, 21 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आता है, और 63 एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे जितना भी जीरो है, जीरो को यहाँ पे देखना ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे जीरो की, क्योंकि डिजिट यहाँ पे हर एक डिजिट अलग अलग है। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज दे दिया गया है 24,000, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी दे दिया है। तो पूछा है कि आपकी वार्षिक जो रेट है वो क्या है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये साधारण ब्याज और कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज हर एक साल का इक्वल होता है। अगर मैं बोलूं कि इस साल की साधारण ब्याज 4,000 है, तो अगले साल भी साधारण ब्याज कितना होगा, 4,000 ही होगा। उससे मूलधन में से कोई लेना देना नहीं रहता है, उसमें मूलधन में ये जो साधारण ब्याज तो वो ऐड नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसपे कि वो हर एक साल एक नया इंटरेस्ट बन जाता है, एक नया ये मूलधन अमाउंट बन जाता है। अगर मैं बात करूं इस साल की 4,000 इंटरेस्ट आया है, तो अगले साल उससे ज्यादा ही आएगा 100%, क्योंकि अगले साल ये जो 4,000 है वो फिर से अमाउंट में जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 वर्षों का, यहाँ पे क्या है 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया है, 24,000 रुपया दिया है। इसका मतलब अगर मैं 1 वर्ष का पूछूं तो 1 वर्ष का आप आसानी से निकाल सकोगे कि 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 6,000 हो जाएगा, क्योंकि 24,000 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6,000। 1 वर्ष का कितना 6,000, तो 6,000 का यहाँ पे ये ब्याज चल रहा है पर ईयर, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, चारों सालों में 6,000 का चल रहा है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 12,750 है। देखो साधारण ब्याज में कुछ भी चेंजेज हुआ है, जितना पहली साल में था उतना ही दूसरी साल, उतनी तीसरी, उतनी चौथी साल। लेकिन कह रहा है कि इसी राशि पे जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 2 साल का, वो कितना बन रहा है, तो 12,750। तो 2 साल का अगर मैं SI का बात करूं तो कितना बन जाएगा, 6,000 प्लस 6,000 12,000, और 2 ईयर का अगर मैं CI की बात करूं तो क्वेश्चन में कितना दिया है, 12,750। कितना ज्यादा हो गया है, 750, 750 से ज्यादा हुआ ना। अगर देखो, अगर इसमें से अगर मैं 12,750 में से 6,000 माइनस कर दूं तो ये पहले ईयर्स का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,750,
और उसमें से भी अगर 6,750 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 750। ये जो 750 है किस पे बना होगा, 6,000 पे बना होगा। इसीलिए इसको मैं लिख सकता हूं 750 बाय 6,000 इंटू 100, क्योंकि ये जो 750 बना है वो किस पे, इस पे ऐड होके यहाँ पे बना होगा, इसमें सॉरी इसमें जो अगले वाला होगा उसमें ऐड होके इसमें ऐड होके ये नया फिर बना होगा 12,750। तो यहां से क्या करो, डबल जीरो से डबल जीरो हटा दो, ये भी चला गया, कितना बचेगा ये 12 से 6 72, 12.5%। क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक ईयर का क्या होता है, इक्वल होता है। 24,000 है 4 इयर्स में, तो 1 इयर्स का कितना हो जाएगा 6,000। लेकिन 2 इयर्स का यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना 12,750। तो 2 इयर्स का अगर मैं एसआई की बात करता हूं तो कितना होता है 12,000, और 2 इयर्स का सीआई का बात करता हूं तो कितना 12,750। तो कितना ज्यादा है 750, 750 हुआ। 750 सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर तब्दील हुआ तो इतना ज्यादा हो गया। एक्चुअल में किस पे ज्यादा हुआ था, ये 6,000 पे ही ज्यादा हुआ होगा, तभी जाके उसमें ऐड हुआ है। तो 6,000 पे कितना ज्यादा हुआ है 750, 750 बाय 6,000 इंटू 100 कितना आ गया 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में इतना हो जाता है, तो पी का मान क्या है। यह तो एसआई का क्वेश्चन है, और एसआई क्या होता है पीआरटी बाय 100। लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं सजेशन करूंगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला मत लगाओ, ऑप्शन दिया है ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन को बना लो। 15 है, टोटल अमाउंट मुझे दिया हुआ कितना है 10,000 है, और इसी अमाउंट से ये बन रहा है, और यहाँ पे 15 रेट भी दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है टाइमिंग दिया, और टाइमिंग को क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट यहीं से बिना ये फॉर्मूला का यूज किए हुए बना लूंगा। देखो 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना होता है 75। 75 इस यहाँ पे कहीं पे 5 लास्ट यूनिट डिजिट है नहीं है, यूनिट डिजिट नहीं, कहीं कोई सा डिजिट 5 है नहीं है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। 3 से देखो 15 3 जा 45, 45 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 16 है, ये भी नहीं होगा। ये देखो 15 6 जा 90 होता है, यहाँ पे 16 है, ये भी नहीं होगा। 15 4 जा कितना होता है 60, 60 होता है, 1000 में 60 यार कितना हो जाएगा 160, जो कि एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं सजेशन कभी नहीं करूंगा कि ये फॉर्मूला की पूरे अप्लाई करके लिखो, डायरेक्ट आप यहाँ से बना सकते हो। 54 जा 60, और एक ही में जो है कि 6 जो है यहाँ पे ये डिजिट मुझे नजर आता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे भी 5 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, तो एक ही में 6 आता है, वही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया है तथा हानि इतना परसेंट है, तो कुल हानि क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। 1126 का कितना परसेंट हानि है, तो 22% बाई 100, ये निकाल लो कितना हो जाएगा ये 22 6 जा 22 छक्के कितना 132 का 2 13। देखो दो में है तो इसमें एक और नंबर से मल्टीप्लाई, एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितना है, तो 22 दूना 44, 44 3 कितना होता है 13 57, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब देखो क्योंकि 100 है तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आएगा ही 100% कन्फर्म, और यहाँ पे 7 आएगा। 7 एक ही ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 के बाद 7 एक ही ऑप्शन में, लास्ट से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सारे मुझे कैलकुलेशन करने की यहाँ पे बिल्कुल भी नीड नहीं है, वैसे आप करना चाहते हो तो कर लो, यही आपका आंसर आएगा। एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना है, यदि बेलन की ऊंचाई इतना है तो उसका आधार का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई कितना होता है 22/7, r कितना है फाइंड आउट करना है, h कितना है 8 है। यहां से देखो ये कटने वाला है, कोई 11 से चला जाएगा, 11 2 जा 11 9 11 6 चला गया ये। अब देखो 8 2 जा 16 16 6 जा 2 3 जा r इज इक्वल टू 70 इन 7 and 2 3 इज इक्वल टू 21। अब यहां से मुझे r निकल गया कितना 21। क्या पूछा है व्यास, तो व्यास क्या होता है 2 इंटू r, तो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इस रेशियो में है, यदि घनाभ का आयतन इतना है तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच। यहां पे देखो ये कितना है 5 इंटू 4 इंटू 2, लेकिन ये रेशियो में है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो एक्स क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 5x इंटू 4x इंटू 2x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा x इंटू x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 5000 इस साइड दिया है, 5 2 जा 10 चला गया 10। अभी कितना हो गया ये 4 से 500 को काटोगे कितना हो जाएगा 125। तो x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब का वैल्यू 125, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये चीज समझ में आ गया। 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 2 जा 10 आ गया, मैं 10 से एक जीरो को हटा दिया। अब 4 से 500 को हटा दिया कितना से 125 से, यहाँ पे x क्यूब था, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब देखो ये कितना हो गया 5 इंटू 5 25। अब सबको 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 10। पूछा क्या है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है TSA ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। LB कितना है तो 2 इंटू 25 इंटू 20, B कितना है 20, H कितना है 10 प्लस L कितना है 25, H कितना है 10। अब यहां से करो ये कितना हो जाएगा, ये 500 प्लस 200 700 प्लस 250, तो 950, तो 2 इंटू 950 कितना हो जाएगा 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्या करना है पहले इसमें आयतन दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट LBH, जो कि 5:4:2 की रेशियो में दिया हुआ है। अगर मैं इसको x के फॉर्म में लिखूं तो 5x 4x एंड 2x, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5x इंटू 4x इंटू 2x इज इक्वल टू 5000। तो मैंने 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 10, 10 से एक जीरो हटा दिया, 4 को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 125। x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाता है, तो x क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 125, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे 5x 4x 2x हर एक में x का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20, 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। मतलब उसकी एक्चुअल जो घनाभ की लंबाई थी, चौड़ाई थी, ऊंचाई थी, वो मुझे पता चल गया 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा,
उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH। तो फिर उस पर मैंने ये फॉर्मूला पे उसको जो जितना भी लंबा LBH को रख दिया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, मशीन कितने की लाभ पर बेचा गया। अब देखो अंकित मूल्य जो है मैंने मान लिया कि ये क्रय मूल्य मैंने मान लिया CP 100 है और अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना परसेंट अधिक है, मतलब कि MP जो है वो कितना है 170 70% अधिक है और इसको बेचा कितना में गया तो 44.5 में। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना है, लाभ पर बेचा गया तो 144.5%, क्योंकि यहाँ पे कितना परसेंट उसका प्रॉफिट होता है तो 44.5%। और 100 पे जितना भी परसेंटेज प्रॉफिट हो लॉस हो 100 में प्लस कर दो ऐड कर दो वही आ जाता है। अब देखो तो क्या तो छूट प्रतिशत कितना है, तो कितने में से कितने छूट दिया, छूट किस पे दिया तो मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। मतलब इसका कोई CP कोई आर्टिकल का CP मैंने 100 है उस पे वो 70% अधिक मार्क प्राइस अंकित करता है, अंकित मूल्य उस पे लगाता है तो कितना हो जाता है उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस 170 रुपीज। लेकिन 100 रुपए की सामान कोई 170 रुपीज में खरीदेगा, 170 में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। फिर उन्हें उसको कितने में बेचा 144.5, 144 रुपया 50 पैसे में उसको बेच दिया। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, मार्केट प्राइस कितना था 170, एक्चुअल में वो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 100। तो वो तो कस्टमर को दिखाएगा कि नहीं मैं 170 की सामान आपको 144 में दे रहा हूं, तो कस्टमर को जो लगेगा कितने परसेंट का छूट मुझे दे रहा है, वो जो छूट दे रहा है वो कितना परसेंटेज है वही फाइंड आउट करना है। तो 170 की सामान वो ये कितने में बेच रहा है 144 में, तो कितना हो जाएगा ये 45 और 50 25.5 किस पे 170 इंटू 100, 17 1 जा 17, 8 5 85, 17 5 जा 85। कितना परसेंट का इस पे छूट दे रहा है तो 15% का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 50% को। तो कस्टमर को क्या लगेगा मुझे ये 15% का छूट दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो दुकानदार है वो क्या कर रहे हैं वो 44.5% का उसे प्रॉफिट हो रहा है और वो मार्क कितना परसेंट किया था तो 70% ज्यादा मार्क किया था उस कोई पर्टिकुलर आर्टिकल। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पाई चार्ट दे दिया गया है और यहाँ पे Y1 से लेकर Y7 तक ये बताया गया है कि देश के निर्यातों की जो करोड़ों में है वो यहाँ पे दर्शाया गया है Y1 से लेकर Y7 तक। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत दर्शाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत चेंजेस किस ईयर में हुआ है। देखो अगर मैं Y1 से लेकर Y2 में जाता हूं तो कितना चेंजेस हुआ है 500 से 750 बना है, मतलब 250 की चेंजेस हुआ है। 250 किस पे चेंज हुआ है तो 500 पे, तो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 50%, यहाँ पे आ गया 50%। Y2 से Y3 जाता हूं तो 750 से 1000 हुआ है, 1000 हुआ है। यहाँ भी डिफरेंस कितना क्या है 250 का है, लेकिन परसेंटेज निकालता हूं तो यहाँ किस पे चेंजेज हुआ है इंक्रीज हुआ है तो 750 पे, तो 250 बाई 750 इंटू 100 चला गया, 0 से 0 चला गया। अब यहाँ पे देखो 25 है तो 25 10 जा इतना 25 10 जा इतना हो गया 25 3 जा 100 बाई 3, ये 33 सही 1/3% के आसपास आया, 33 सही 1/3% आया। अब यहाँ पे देखो 12 ये 1000 से 1200 आया है, मतलब यहाँ पे तो 200 ही
इंक्रीज किया है। यहाँ पे 250 किया था, मतलब इसके कंपेयर में ये तो कम परसेंटेज ही इंक्रीज किया है, तो वैसे चला गया। ये डिक्रीज ही किया है तो ये भी चला गया, ये भी डिक्रीज किया, ये भी चला गया। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है। कितने से कितने, 900 से 1300 हो रहा है। कितना का इंक्रीज हो रहा है, 400 का। किस पे, तो 900 पे। तो 400 बाई 900 इंटू 100, ये देखो कितना होगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 एंड 9 1 मतलब 44 पॉइंट समथिंग के ही एवरेज में यहाँ पे भी चेंजेज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें चेंजेज हो रहा है, 44 पॉइंट सबसे ज्यादा है, 33 सबसे ज्यादा है, 50 सबसे ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 50 सबसे ज्यादा है परसेंटेज चेंजेज, जो कि किसमें, y1 से लेकर y2 में चेंजेज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, y2 में कितना चेंजेज हुआ है, तो 50%, जो कि कंपेरेटिवली सारे से जितने भी ईयर्स में चेंजेज हुआ है, सभी चेंजेस से ये चेंजेज बड़ी है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती तो कुल हानि क्या है। यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु पर प्रॉफिट एंड एक वस्तु पर लॉस दिया गया है। देखो पहली वस्तु का सीपी कितना है, तो 480, और दूसरी का एसपी कितना है, तो 480। इस पे कितना परसेंट का ये प्रॉफिट हो रहा है, तो 20%, और 20% मेरे भाई कितना होता है, 1/5%। 1/5 मतलब क्या हुआ कि ये 6 का वैल्यू है इस पे, तो 48 इंटू 6/5, ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा 5 6 जा, यहां से मल्टीप्लाई करो, 36 57 576, मतलब 480 रुपए की कोई वस्तु को अगर वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितने में बेचा, 576 रुपीज में। अब क्या करें यहाँ पे कि दूसरी वस्तु का जो 480 में बेचा ही, वो कितने परसेंट लॉस पर बेचा है, तो 20% लॉस पे। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, अभी बतलाया 1/5, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो 480 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4, क्योंकि अपोजिट मुझे क्या निकालना है, यहाँ से सीपी निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 12, तो 12 5 जा 60, 600, मतलब 600 वस्तु को कितने में बेचा, 480 में बेचने पर उसे क्या हुआ था, तो 20% की हानि हुई थी। अब यहां से देखो, दोनों सीपी निकल गया, दोनों एसपी निकल गया। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस हुआ हो, वो क्लियरली यहां से निकल जाएगा। तो पहले निकालो सीपी टोटल कितना है, तो सीपी 480 पहले वाले का क्वेश्चन में दिया ही था, और दूसरा वाले को मैंने निकाल लिया। कितना आ गया, 600। ये कितना आ गया, 6 4 10, 1080 आ गया। अगर मैं एसपी की बात करूं तो टोटल दोनों का एसपी मिला कितना हो गया, पहला का एसपी दिया ही था 480, और दूसरा का एसपी निकाल लिया 576। 6 8 7 15, 5 4 9 1 10। अब पूछा है कि देखो 1080 की सामान 1056 में बेच दिया तो कितने की लॉस हुआ, तो 24 रुपये की लॉस हुआ। 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने मजदूर पूर्ण कार्यों को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो क्या कह रहा है कि 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को, तो 18 मजदूर है जो कि एक कार्य को 1/3 को 27 दिन में कर सकता है मेरे भाई। तो 18 मजदूर टोटल काम को कितने दिन में कर सकता है, 27 या 81 दिन में। अगर 3 में से एक काम वो 27 दिन में कर सकता है, तो तीनों काम कितने दिन में करेगा, 27 गुने 3 81 दिन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 18 आदमी किसी काम कितने दिन में कर सकता है, 81 दिन में। ये कंसेप्ट कहां से आता है, तो M1 D1 H1 MDH से, मैन इंटू डेज इंटू आवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 इंटू D2 इंटू H2।
दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का इक्वल होता है। तो इसी काम को फिर कौन करेगा, कितने मजदूर 9 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो 9 नंबर 81, 18 नंबर 162 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 162। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है और बोर्ड मास को पता ही होगा कि सबसे पहले किसका काम होता है बोर्ड मास में। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 3 जा 9 प्लस 4, ये कितना हो गया 13/12। अब का होगा, यहाँ पे क्या है 12/13 का 13/12 चला गया। तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 1। अब यहां पे देखो उसके बाद किसका होगा, तो डिवाइड का 520/5 104, 104। अब क्या आ गया 680 माइनस 104 और यहां से कितना आया था -1। अब यहां से कितना हो जाएगा 680 माइनस 105, कितना हो जाएगा ये 575, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 12 है, इनमें से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। तो लघुत्तम समापवर्तक वही नहीं हो सकता है जो इसका मल्टीपल नहीं हो सकता है। मतलब देखो यहाँ पे 48 तो 12 का मल्टीपल है, 12 3 जा 48, 24 12 का मल्टीपल है, 12 2 जा 24, 60 12 इंटू 5 कितना हो जाता है 60। लेकिन 80 जो है वह 12 का टेबल में कभी भी नहीं आ सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बोर्ड मास का ही है। क्या क्या है 5 to 8 माइनस 24 इंटू 4/3 का 25/7 डिवाइड 1/2। सबसे पहले का तो 4/3 इंटू 25/7, यहाँ पे कुछ भी कटने वाला नहीं, कितना हो जाएगा 100/21। अब डिवाइड का, तो यहाँ पे क्या था 1/2 है तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा 2/1, मतलब 200/21। यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू निकलेगा कितना 200/21। तो 24 इंटू 200/21। अब इसमें से माइनस किसको करना है 5 to 8, ये रहा। अगर मैं यहाँ पे देखो तो 3 से 8 3 7 जा, मतलब 5 to 8 माइनस 1600/7 लिख सकता हूं। अब यहां से इसको करो तो 5 7 जा 35, 3500 और 28 20 2500 20 28 सत्ते कितना होता है 5 14 5 196। तो 3500 3696 96 माइनस 1600/7। अब यहाँ पे देखो 3696 में से 1600 जाएगा, कितना बचेगा तो 2096/7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं 13 फरवरी को थर्ड शिफ्ट के ऑल मैथ्स के क्वेश्चन के साथ।